दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि सर जीविका के बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली में क्या है कि जीविका की जो वैकेंसी है वो 30 जुलाई 2025 से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई किया भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को संशय है कि उस संस्था के बारे में, जीविका के बारे में, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ फीमेल कैंडिडेट्स भी हमारे चैनल पे उन्होंने कमेंट्स किया है कि सर हम लोग के लायक कोई पोस्ट है कि नहीं है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जॉब जो है वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। मतलब बहुत सारे लोगों को दुविधा है, डायलेमा की स्थिति है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी विषय पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ और आपका जो संशय है वो सब दूर कर देता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीविका कैसी संस्था है, मतलब उसके संस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। जितने भी पोस्ट हैं उनके बारे में संक्षिप्त बताएंगे आपको, और उसके बाद क्या कार्य है, जो भी पद हैं उनके की रोल्स क्या हैं, मतलब क्या वर्क करना है आपको। क्योंकि ये जानकारी अगर आपको नहीं रहेगी तो आप फॉर्म भरेंगे ही नहीं। तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि क्या की रोल है, जो भी विभिन्न पोस्ट निकले हैं इसमें की रोल्स क्या है, क्या आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप उस पोस्ट पे जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे मूल चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा, और साथ ही साथ आपको इसके बारे में संक्षिप्त विवरण भी दूंगा। तो आपसे आग्रह है कि आवेदन करने से पहले मेरे इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और निश्चित तौर पे आवेदन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और जितने भी आपके मित्र हैं काइंडली उनको भी शेयर कर दें, ताकि हो सके कि आपके लायक ये जानकारी ना हो, उनके किसी काम की ये जानकारी हो, तो उनको भी ज़रूर शेयर कर दें। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जीविका के बारे में। ये जो जीविका जो संस्था है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये बिहार गवर्नमेंट की एक संस्था है जीविका, और यह बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, जिसका शॉर्ट नेम है BRLPS, ठीक है। उसी का एक इनिशिएटिव है। सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड संस्था है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड संस्था है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसी की इनिशिएटिव या यूनिट कहिए आम भाषा में, इकाई कहिए आम भाषा में, ये जीविका है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोगों के सोशल एम्पावरमेंट का, यानी सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक ये सशक्तिकरण का, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट का। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, जीविका का जो कार्य है ग्रामीण जो लोग हैं, ठीक है, उनके सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये संस्था बनाई गई है, और निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी संस्था है। और एक आपको बात बता दें कि सबसे मूल चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसमें जो फॉर्म है, जो पद हैं, तो उनको हमको फॉर्म को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये तो एडहॉक बेस पे है, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। जो भी पोस्ट है वो 3 सालों के लिए आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, लेकिन आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि देखिए आज के परिवेश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और निश्चित तौर पे गवर्नमेंट हमेशा खास करके बिहार की जो गवर्नमेंट है, हमेशा देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही बहाली होती है, और आगे चल के उसको जो है रेगुलेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें देखिए हानि क्या है, इसमें भरने में आपको लाभ ही लाभ है। जीविका के फॉर्म को आप ज़रूर भरेंगे। अब अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसा कि मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, आपको इसमें पोस्ट की एलिजिबिलिटी और क्या कार्य है उस पोस्ट का, ये सब बताऊंगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन हमारी राय ये है कि कहीं से भी आपको फॉर्म ना भरने का कोई रीज़न नहीं है। फॉर्म आप अवश्य भरें, निश्चित तौर पे भरें, और जो एग्ज़ामिनेशंस है उनका प्रिपरेशन आप में लग जाएं,
ये सभी के लिए, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए सेफ सारे पोस्ट हैं और अच्छा पोस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दें। जो जीविका की वैकेंसी आई है तो वो 30 जुलाई से स्टार्टिंग हो चुका है। चूँकि मैंने वीडियो लेट बनाना शुरू किया, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को संशय है, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेट बनाना प्रारंभ किया है। तो आपको बता दें कि अभी 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारा डेट है, आप निश्चित तौर पे जा कर के इसको अप्लाई कर देंगे। ये 18 अगस्त तक अंतिम तिथि है। सबसे देखिए मूल चीज़ क्या है कि शुल्क के बारे में भी कुछ परेशानी लोगों को आ रही है। जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मतलब इसमें शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसमें शुल्क रखा गया है जनरल, ईबीसी, बीसी और कैंडिडेट के लिए 800 रुपये, 800 रुपीज़, और SC ST कैंडिडेट और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये। तो आप देखे होंगे कि आप ये सारे पैसे दूसरे कार्य में खर्च कर देते हैं, आपको परेशानी नहीं होती है मार्केटिंग वगैरह सब में। लेकिन जब फॉर्म भरने की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि इस फॉर्म का तो दाम ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखिए ना कि उसी कैंडिडेट्स में से, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उसी कैंडिडेट में से कोई ना कोई चुन करके उस पद पे बहाल होने वाला है। हो सकता है कि वो आगे आपकी बारी हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप शुल्क के चलते आप इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं, फ़ी के चलते नहीं भर रहे हैं कि जनरल का 800 और SC ST का 500 है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। शुल्क जो भी है आप उसको अप्लाई कीजिए, फॉर्म को भरिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। चलिए एक बात कर लेते हैं उम्र की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज की गणना जो है 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। 18 से 37, 18 आपका मिनिमम होना चाहिए, 37 मैक्सिमम होना चाहिए। ये है UR मेल के लिए, अनरिजर्व्ड जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है। उसके बाद 18 से 40 फीमेल, और UR BC EBC EWS, ये जो UR अनरिजर्व्ड BC EBC और EWS की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 40 वर्ष आयु रखी गई है। उसके बाद BC EBC मेल, BC को आमतौर पे वैसे भी 3 साल का छूट मिलता है OBC वगैरह का, तो आपको निश्चित तौर पे 40 वर्ष मैक्सिमम एज होना चाहिए। उसके बाद SC ST को 2 साल और छूट मिलेगा, मतलब 5 साल छूट मिलेगा। 18 से 42 साल आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न पदों के बारे में। ये जो मेरा सेशन, इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहला जो पद है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, BPM का। सबसे पहला पद है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, ये जो पद है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे पहला पद है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी हम जान लेते हैं। तो आपको BPM के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, BTech, BE जो भी हैं, आपको किसी भी स्ट्रीम में ये ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर हम बात कर लें इसके की रोल के बारे में, मतलब आपको जब BPM पे सिलेक्शन आपका होगा तो आपका रोल क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, इस कारण से भी ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहला कार्य होगा BPM का टीम का प्रखंड स्तर पर प्रबंधन। मतलब जो आपके अंडर में टीम वर्क करेगी उसका मैनेजमेंट आपका रोल होगा। जितने भी टीम आपके मूव कर रहे हैं उन सभी का मैनेजमेंट आपको ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे करना होगा। उसके अलावा दूसरा वर्क आपका होगा, जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनको ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे उसको अप्लाई करना यानी लागू करना। बाहरी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करना, यानी बाहरी एजेंसियों से सहयोग करना, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनका लाभ हो सके। कुल पद की संख्या अगर बता दें तो 73 पद हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। अगला जो पद है वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की है, जिसमें कि 235 पद हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए एक बार और। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का ये पद है। इसके लिए आपको PG डिग्री चाहिए। ये थोड़ा सा स्पेशल पोस्ट है, ये सभी के लिए नहीं है, ये स्पेशल पोस्ट है। PG होना चाहिए किसमें, तो एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, या डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरी में, हॉर्टिकल्चर में, होटल मैनेजमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में PG होना चाहिए, या रिटेल मैनेजमेंट,
या फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, सेरीकल्चर टेक्नोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इसी के अलावा अगर आपके पास BBA या ग्रेजुएट है, रिलेवेंट जो सब्जेक्ट मैंने बताया, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बता दें कि इसका जो कार्य होगा, इस पद का जो कार्य होगा, अगर इस पर आप सेलेक्टेड होते हैं तो इसका आपका वर्क ये होगा कि जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आपका ये बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो बताया मैंने, जो सब्जेक्ट, उन सारे सब्जेक्ट का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, जो भी स्पेशलिस्ट इसमें चुन के आएंगे, ग्रामीण स्तर पे सभी लोगों के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना इसका कार्य होगा। जो भी इस पद पे 235 पद हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के बारे में। तो तीसरा पद है एरिया कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। 374 पदों की संख्या है। एरिया कोऑर्डिनेटर, ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इनका कार्य फील्ड वर्क होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए भी ये पोस्ट सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं है। फील्ड वर्क होगा और एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा। जो भी बैंक्स या कोई बाहरी कोऑर्डिनेटर है, बाहरी एजेंसी है, उन सब के साथ सहयोग करना होगा। उनके जो प्रोजेक्ट होंगे उनके साथ मिल करके लोगों के बीच में जाना होगा और विभिन्न प्रकार के जो प्रमोशंस हैं वो सारे आपको कराने होंगे। मतलब बाहरी एजेंसियों से मिलकर लोगों के एम्पावरमेंट का कार्य आपको करना होगा, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो। चलिए, चौथा पोस्ट आपका है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट का जो पोस्ट है वो 167 है। इसकी एलिजिबिलिटी भी थोड़ी स्पेशल है। आपको कॉमर्स में ये बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री यानी BCom होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। इसका कार्य होगा फिनेंशियल रिकॉर्ड रखना, क्योंकि ये अकाउंटेंट का कार्य बताने की ज़रूरत आपको नहीं है क्या होता है। अकाउंटेंट के लिए आपको फिनेंशियल रिकॉर्ड रखना, उसके साथ अपडेट भी करना, उसको टाइम टू टाइम जो भी आपका अपडेशन होगा आपके रिकॉर्ड में वो उसका अपडेट करना फिनेंशियल। और ये कार्य जो होगा वो जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल दोनों स्तर पे होगा, इनका ध्यान रखिएगा। पांचवा पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का यानी कार्यालय सहायक का। ये पद भी आपका जाना पहचाना पद है, विभिन्न विभागों में इन पदों पे वैकेंसी आती है। तो ऑफिस असिस्टेंट का जो पद है वो 187 पद है, ध्यान रखिएगा। 187 पोस्ट पे आपको इस पद पे वैकेंसी है और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश का। ये टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या मोड होंगे आपके सिलेक्शन का, मोड ऑफ सिलेक्शन बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग, अब तो चूँकि जो ट्रेडिशनल टाइपिंग है उसका फैशन ख़त्म हो गया है। अब जहाँ भी जाइएगा आपको कंप्यूटर टाइपिंग, मतलब कंप्यूटर पे ही टाइपिंग का स्पीड आपको सिखाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ इस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए ये सभी के लिए, मेल फीमेल के लिए काफ़ी सूटेबल पोस्ट है। और अगर आपकी डिग्री है तो आप निश्चित तौर पे इस फॉर्म को भरेंगे या भरेंगी, ठीक है। अब इनका हम की रूल्स बताते हैं, कार्य क्या है इनका। अगर इस पोस्ट पे, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी होती है तो कंप्यूटर वर्क है, जो कंप्यूटर पे जो आपको कंप्यूटर मिलेगा उस पर आपको वर्क करना है और साथ ही साथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है कंप्यूटर पे ही, और कंप्यूटिंग का काम करना है, टाइपिंग वगैरह जो भी होगा, चूँकि इसीलिए स्पीड मांगा जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे आपको इस फॉर्म को भी भरना चाहिए। छठा जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर है किसी में तो वो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। 1177 पोस्ट है, ठीक है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 पोस्ट है। वो है ग्रेजुएट चाहिए मेल के लिए, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट मेल के लिए, और फीमेल के लिए इंटर पास भी होना चाहिए। फीमेल अगर इंटर पास भी है तो भी भर सकती हैं, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए मेल के लिए, ठीक है। इसका कार्य है ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और ग्रामीणों से सहयोग करना, ठीक है। ये जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पद जो है, इसी नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि इनका जो कार्य है ग्रामीण स्तर पे महिलाओं से और ग्रामीणों से सहयोग स्थापित करना है, उनको विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना है, समझाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको SSG यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह जिसको हिंदी में आप बोलते हैं, उनके साथ भी सहयोग करना इनका कार्य है। अब लास्ट जो पोस्ट है वो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। ये 534 पद हैं,
ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, आपका बीटेक कोर्स आप जानते ही हो 4 साल का कोर्स होता है, उसमें बीटेक साइंस में या आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बीसीए बीएससी आईटी, बैचलर इन साइंस आईटी के साथ होना चाहिए, या बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास हो वो होना चाहिए, और या पीजीडीसीए किसी भी एआईसीटीई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही आपका ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट संस्था से आप पीजीडीसीए बना लेंगे, वो एआईसीटीई से अप्रूव नहीं है तो वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट होंगे, जो कंप्यूटर के जो भी सर्टिफिकेट होंगे, वो एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए। ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल होता है ना फॉर एजुकेशन, उसके से ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ आपको इसमें भी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब ये तो मैंने पदों के बारे में बता ही दिया आपको, इनके रोल्स बता दिए। तो रोल्स जब हमने बता दिए तो अब आप निश्चित तौर पे फॉर्म भरने से पहले आप जान पाएंगे या जान पाएंगे कि कौन सा पोस्ट मेरे लिए सूटेबल है। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। तो आपको बता दें कि फ़ोटो पहला तो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपके फ़ोटो का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर आपका हिंदी का आपका या इंग्लिश दोनों में कोई एक इसमें लगता है, कोई जो आपको लगता हो कि हमको हिंदी का सिग्नेचर चाहिए, इंग्लिश का सिग्नेचर चाहिए, कोई एक सिग्नेचर आप कर लीजिएगा स्पष्ट सादा पेज पे और उसको आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको हर सर्टिफिकेट मार्कशीट के लिए अलग अलग टैब बना हुआ है। तो आपको 10th क्लास से लेके ग्रेजुएशन क्लास तक या जो भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वहाँ तक आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। आप या तो सेल्फ अटेस्टेड करके भी डाल सकते हैं या उसको ऐसे भी हार्ड कॉपी आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको भी कलरफुल स्कैन करके भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो मैं आपको पुनः रिपीट कर दूं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ऐसे करके ग्रेजुएशन या कंप्यूटर जो भी है वो सारे तक आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट सब अपलोड होगा, सब स्कैन आपको करना होगा। तो इसीलिए आपका फ्रेश कॉपी भराते समय आप जरूर ले जाएं इसको। उसके बाद अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आय प्रमाण पत्र जो बनता है आप लोगों का, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड आपको आईडी के लिए होना चाहिए। पैन कार्ड भी इसमें मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। पैन कार्ड भी आप रखिएगा, पैन कार्ड भी अपलोड करना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड को अपलोड भी करना है और उसका नंबर वगैरह भी आपको इनपुट करना है। अदर्स डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पीएच दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो वो सक्षम प्राधिकार से वो सर्टिफिकेट आपका मान्य होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई है, तो एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी मतलब अदर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एडिशनल तो आप उसको रख सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, जो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा विभिन्न पोस्टों के लिए जो भी जिसमें टाइपिंग मांग रहा है। लास्ट में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए और भी जानकारियाँ मैं लेके आऊँगा। हो सकता है कि टाइपिंग स्किल या कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट के बारे में मैं आपको इसमें ले आता रहूँ। तो इसीलिए के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आपको इस पोस्ट के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।